दिल्ली में पीएम के साथ जम्मू कश्मीर के नेताओं की मीटिंग। भारत में जम्मू कश्मीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक से पहले पाकिस्तान में खासी हलचल देखी जा रही है। यूपी में धर्म बदलने के गोरख धंधे में हुआ बड़ा खुलासा। इस रैकेट से जुड़ा हुआ था विवादित मुस्लिम प्रचारक जाकिर नाइक का संगठन। तृणमूल कांग्रेस की सांसद मिमी चक्रवर्ती फंस गई फर्जी कोरोना वैक्सीन के रैकेट में। राजस्थान और पंजाब के बाद झारखंड कांग्रेस का झगड़ा भी पहुंचा दिल्ली। ये सारी खबरें आपको दिखाएंगे सीधे फील्ड से, लेकिन शुरुआत आज की बड़ी खबर से। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने पीएम के सामने पाकिस्तान से बात करने की मांग दोहराई। उन्होंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने के तरीके पर भी सवाल उठाए। कश्मीर के मसले पर हुई सबसे बड़ी बैठक में पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने फिर पाकिस्तान का राग अलापा। उन्होंने पाकिस्तान से भी बात किए जाने की मांग दोहराई। अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता है, आराम मिलता है, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी चाहिए। और जो ट्रेड जम्मू कश्मीर, चाहे रावलाकोट का हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद रोड का उड़ी मुजफ्फराबाद हो, जो ट्रेड हमारा रुक गया है उसको चालू करने के लिए भी पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए। हालांकि बैठक में यह भी कहा गया कि अनुच्छेद 370 का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाना चाहिए। कश्मीर पर हुई बैठक के दौरान कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के सामने रखी 5 मांगे। कांग्रेस ने पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली और कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की मांग भी उठाई। कश्मीर पर प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जम्मू कश्मीर के नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के बंटवारे का विरोध जताया। कांग्रेस ने मांग रखी कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल हो, जम्मू कश्मीर में चुनाव जल्द कराए जाएं, कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास किया जाए और नजरबंद किए गए नेताओं को रिहा किया जाए। गृह मंत्री ने बताया कि हम लोगों ने बताया कि भाई आसाम में और नॉर्थ ईस्ट में आप लोगों ने डेफर किया, पहले अनाउंस इकट्ठे किया था, इन सब स्टेटों में डिलिमिटेशन होगी। उसका उत्तर गृह मंत्री ने ये दिया कि भाई उन राज्यों में कोई स्टेटें बढ़नी नहीं थी या घटनी नहीं थी, लेकिन यहाँ 2 स्टेट के डिवीजन के बाद 7 स्टेटें बढ़ गई है। इस बैठक में पीएम ने जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों से परिसीमन की प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की। मोदी की बैठक में महबूबा मुफ्ती का क्या बयान रहा, क्या उन्होंने कहा? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के सभी नेताओं का आह्वान किया कि सबको मिलकर मजबूत जम्मू कश्मीर का निर्माण करना है। जम्मू कश्मीर हमारी मातृभूमि है, जम्मू कश्मीर की जनता हमारा परिवार है और प्रत्येक जम्मू कश्मीर का नागरिक, प्रधानमंत्री जी ने कहा, वो मेरे परिवार के सदस्य के जैसा है और हमको खुशहाल जम्मू कश्मीर के लिए मिलकर कार्य करना है। उन्होंने सभी नेताओं का आह्वान किया कि हमको आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान की मानसिकता वाले विचारों का त्याग करके एक भारत और श्रेष्ठ भारत, मजबूत जम्मू कश्मीर, इस संकल्प को लेकर आगे कार्य करना है। दिल्ली में पीएम के साथ जम्मू कश्मीर के नेताओं की मीटिंग, तो जम्मू में महबूबा के खिलाफ प्रदर्शन, पाकिस्तान को लेकर दिए बयान के विरोध में जेल भेजने की मांग। शिवसेना और डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं का यह विरोध प्रदर्शन जम्मू में हो रहा है। प्रदर्शन करने वालों के पीछे में एक बड़ी सी तस्वीर है जिसमें महबूबा मुफ्ती को सलाखों के पीछे दिखाया गया है। पोस्टर पर लिखा है, पाकिस्तान समर्थक महबूबा को तिहाड़ जेल भेजो। महबूबा मुफ्ती ने 2 दिन पहले पाकिस्तान से बातचीत करने वाला बयान दिया था, जिसको लेकर तब से ही उनका विरोध हो रहा है। पाकिस्तान ने मरवाया हिंदुस्तानियों को, तो फिर पाकिस्तान से किस तरीके की बातचीत? महबूबा मुफ्ती बात करने के काबिल नहीं है, इसलिए इसको सीधा भेजो तिहाड़ जेल। महबूबा मुफ्ती पहले से ही पाकिस्तान के पक्ष में बयान देती आई हैं, लेकिन ताज़ा बयान ने उनके खिलाफ माहौल बना दिया है। मांग की जा रही है कि महबूबा को दिल्ली से ही गिरफ्तार किया जाना चाहिए। पंजाब के होशियारपुर में केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश की गाड़ी पर हुआ हमला। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों पर है हमले का आरोप। होशियारपुर दौरे पर आए केंद्र सरकार के उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश चोटिल होने से बाल बाल बचे। उनकी कार पर तब अटैक हुआ जब वो होशियारपुर के चब्बेवाल कस्बे से गुजर रहे थे। इसी दौरान किसानों के जत्थे और स्थानीय लोगों ने उनकी गाड़ी पर धावा बोल दिया।
केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश की गाड़ी पर डंडों से वार किया गया। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकले। केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश पंजाब के फगवाड़ा से हैं। पंजाब में तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का ज्यादा असर है। एबीपी न्यूज की खबर का हुआ असर। बीजेपी ने यूपी के उन्नाव में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी अरुण सिंह का टिकट काटा। उन्नाव के जिस बहुचर्चित केस में बीजेपी विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर आरोपी हैं, उसी केस में आरोपी अरुण सिंह को बीजेपी ने उन्नाव से जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट दिया तो बवाल मच गया। माखी कांड की पीड़िता ने भी एक वीडियो जारी करके बीजेपी से सवाल पूछे थे। एबीपी न्यूज पर यह खबर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद अब हुआ ये कि बीजेपी ने अरुण सिंह का टिकट काट दिया है। अब बीजेपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए शकुन सिंह को टिकट दिया है, जो कि पूर्व एमएलसी अजीत सिंह की पत्नी है। टिकट काटे जाने के बाद अरुण सिंह का कहना है कि ये विपक्ष की साजिश है, जिसकी वजह से उन पर आरोप लग रहे हैं। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई के वायरल वीडियो के मामले में ट्विटर के एमडी को फिलहाल मिली अंतरिम राहत। कर्नाटका हाईकोर्ट ने गाजियाबाद पुलिस को कोई भी कठोर कदम नहीं उठाने के दिए निर्देश। गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग की पिटाई के इस वीडियो पर पुलिस की सफाई के बावजूद इसे न हटाए जाने पर ट्विटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इसी सिलसिले में गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर के एमडी मनीष महेश्वरी को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा, जिसके खिलाफ बेंगलुरु में स्थित ट्विटर के एमडी मनीष महेश्वरी ने कर्नाटका हाईकोर्ट में अर्जी दी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद पुलिस को उनके खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर गाजियाबाद पुलिस ट्विटर एमडी की जांच करना चाहती है तो वे वर्चुअली कर सकती है। ट्विटर के एमडी के वकील ने कर्नाटका हाईकोर्ट से कहा कि मनीष महेश्वरी ट्विटर में काम करते हैं और गाजियाबाद में हुई घटना से उनका कोई लेना देना नहीं। यूपी में अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन कराने वाले गिरोह को हो रही थी आतंक की फंडिंग। पुलिस को इस गिरोह के आतंकी संगठन से जुड़े होने के तार मिले। गैर कानूनी तरीके से धर्मांतरण के मामले में अब यूपी पुलिस ने नया खुलासा किया है। धर्मांतरण गैंग का खुलासा करने वाली यूपी पुलिस को अब इस गैंग के आतंकी संगठन से जुड़े होने के अहम सबूत मिले हैं। इस मामले की जांच कर रही एजेंसियों को इस गिरोह में विदेश से टेरर फंडिंग के भी सबूत मिले हैं। इस गिरोह से जुड़े लोग न सिर्फ हिंदू बल्कि ईसाई, जैन और सिख परिवारों के बच्चों को अभी बड़ी संख्या में धर्मांतरण करा चुके हैं। लंबा रैकेट प्रकाश में आया है। करीब 1000 से अधिक लोगों का जबरन प्रलोभन देकर के धर्मांतरण कराया गया है। उनके नाम धीरे धीरे उजागर हो रहे हैं। इंटरनेशनल कुछ संस्थाओं के भी नाम आए हैं। इंटरनेशनल फंडिंग की भी बात सामने आ रही है। धर्म परिवर्तन कराने के इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद नजर रख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा एजेंसियों को कहा है कि सुरक्षा और आस्था पर चोट करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। यूपी में धर्म बदलने के गोरख धंधे में हुआ बड़ा खुलासा। इस रैकेट से जुड़ा हुआ था विवादित मुस्लिम प्रचारक जाकिर नाइक का संगठन। ये वही जाकिर नाइक है जिस पर युवाओं को उकसाकर आतंकी बनाने का आरोप है। जब से आरोप लगे हैं, जाकिर नाइक गिरफ्तारी से बचने का हर पैंतरा अपनाता रहा है। लेकिन अब जाकिर नाइक का नाम जुड़ गया यूपी में धर्म परिवर्तन के रैकेट से। नए खुलासे के मुताबिक जांच में धर्मांतरण रैकेट के तार इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के जाकिर नाइक से भी जुड़े हैं। इस केस में उमर गौतम जाकिर की संस्था के लोगों के संपर्क में था। जाकिर की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के वकील फैज सैयद के संपर्क में भी था उमर। जांच में धर्मांतरण रैकेट के तार इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के जाकिर नाइक से भी जुड़े हैं। यूपी में धर्मांतरण को लेकर बड़ा दावा। मुजफ्फरनगर से छुड़ाई गई 2 लड़कियां। दावा है कि इन लड़कियों की शादी कराकर धर्म परिवर्तन कराया गया। पुलिस वाले एक लड़की को गाड़ी में बिठा रहे हैं। कई लोग पुलिस थाना परिसर में खड़े भी हैं। ये हलचल यूपी के मुजफ्फरनगर में हुई। यहाँ हिंदूवादी संगठनों ने आरोप लगाया कि 2 लड़कियों का धर्म बदलकर उनका निकाह करवाया गया और कई महीनों से जबरन घरों में कैद रखा जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने दोनों लड़कियों को छुड़ाया। निकाह करने वाले दोनों आरोपी अब तक फरार हैं। पुलिस आरोपियों के परिवार वालों को हिरासत में लेकर जांच कर रही है। पूछताछ और जानकारी करने में पता चला है कि इनके संबंध में मुकदमा हमीरपुर में भी पंजीकृत है। हमीरपुर पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई है। वहाँ से एक हमीरपुर पुलिस की टीम भी निकल गई है
और आगे की कार्रवाई की जा रही है। यूपी में लव जिहाद के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं। यही वजह है कि प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रदेश में धर्मांतरण कानून लागू किया। एमपी के होशंगाबाद में टीका लगवाने के लिए बैंड बाजे के साथ पहुंचे। इलाके में हो रही है नायाब तरीके की चर्चा। ढोल बजाते लोगों की ये तस्वीरें किसी शादी समारोह या धार्मिक कार्यक्रम की नहीं हैं। ये लोग ढोल बजाते हुए वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले की हैं। यहाँ के इटारसी में ढोल बजाने के पेशे से जुड़े लोग वैक्सीन लगवाने के लिए ढोल बजाते पहुंचे। इस तरह की कोशिशों को प्रशासन का भी समर्थन है। प्रशासन ऐसे लोगों का हौसला इसलिए बढ़ा रहा है ताकि और लोगों में भी टीकाकरण को लेकर उत्साह जगे। पश्चिम बंगाल में बीती रात हुआ बड़ा बवाल। आसनसोल के इलाके में तृणमूल कांग्रेस और सीपीआईएम के काडर में हुई है खूनी झड़प। रात के अंधेरे में आग लगी, तोड़फोड़ हुई और सुबह जब हुई तो देखिए कैसे हंगामे के ये निशान सामने आए। कारों के शीशे टूटे हुए हैं, घरों में टूट फूट हुई है, टूटी फूटी मोटरसाइकिल गिरी पड़ी है। ये हंगामा हुआ है पश्चिम बंगाल के आसनसोल में। यहाँ ममता की पार्टी टीएमसी और लेफ्ट दलों के कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं। मामूली विवाद में यहाँ ऐसा हंगामा हुआ कि 1 दर्जन से ज्यादा घरों में तोड़फोड़ हो गई। कई लोग घायल हुए हैं। इलाके में अब भी तनाव बना हुआ है। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा है जिस पर पूरा विपक्ष लगातार ममता सरकार को घेरता आया है। चुनाव के दौरान हिंसा हुई, चुनाव के बाद हिंसा हुई और अब चुनाव खत्म हो गए हैं तो भी हिंसा खत्म नहीं हो रही है। हैदराबाद में ढोंगी जोशी के घर से मिले 18 करोड़ रुपए के नकली नोट। इन नकली नोट के खुलासे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल कुछ दिन पहले मुरली कृष्णा के घर चोरी हुई। चोरी करने वाला जोशी के यहाँ काम करता था। जोशी की शिकायत पर ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया, लेकिन पुलिस तब हैरान रह गई जब चोर ने बताया कि वो नोटों की जो गड्डी ले गया था वो 2000 के नकली नोट है। इसके बाद पुलिस ने ढोंगी जोशी मुरली कृष्णा के घर छापे मारे तो 18 करोड़ के नकली नोट बरामद हुए। ढोंगी जोशी दरअसल इन नकली नोटों के जरिए कुछ बैंक कर्मचारियों के साथ मिलकर हवाला का धंधा करता था। हैदराबाद का ये ढोंगी जोशी एक हवाला कारोबारी निकला, वो भी नकली नोटों का। पुलिस का दावा है कि ये ढोंगी मंगलगिरी बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर 90 करोड़ की धांधली की है। उत्तराखंड के जोशीमठ में बादल फटने से तबाही की आशंका। औली इलाके के घर, दुकान सब पानी में डूबे। दहशत में लोग। पहाड़ से निकलकर बहता पानी का ये शोर डराने वाला है। बताया जा रहा है कि बुधवार की रात औली इलाके में बादल फटा और नदी नालों में अचानक से पानी के साथ मलबा आ गया। पानी की वजह से इलाके के घर और दुकानों को नुकसान हुआ है। मलारी इलाके में नेशनल हाईवे बंद हो गया है। पहाड़ का मलबा सड़कों पर जमा है। भारी बारिश की वजह से पहले से ही इस इलाके में लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई थी। अब बादल फटने से लोग सहमे हुए हैं। अभी इलाके में नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। जान के नुकसान की कोई सूचना नहीं है, लेकिन कई बाजार, रोड और घरों को नुकसान पहुंचने की खबर है। बंगाल चुनाव का चर्चित नारा पहुंचा यूपी। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कानपुर में विरोध प्रदर्शन करते हुए योगी सरकार पर साधा निशाना। यूपी में खेला होवे, यूपी में खेला होवे। हाथ में खेला होबे वाला पोस्टर और दुआ पर खेला होबे के नारे। तस्वीरें कानपुर की हैं, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बंगाल का चर्चित नारा खेला होबे अपने नाम कर लिया है। मंदिर जमीन विवाद और महंगाई को मुद्दा बनाकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, लेकिन खास बात ये रही कि प्रदर्शन के लिए जो पोस्टर तैयार किए गए उस पर अखिलेश की तस्वीर के साथ यूपी में भी खेला होबे लिखा हुआ था। बनारस से जो तस्वीरें सामने आई उसमें दीवार पर खेला होई का नारा लिखा गया है। पिछले महीने बंगाल विधानसभा चुनाव में खेला होबे नारा खूब चला था और इसी नारे की मदद से ममता बनर्जी वापस सत्ता में लौटी थी। अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में भी होने हैं विधानसभा चुनाव।
मानहानि के मामले में सूरत की कोर्ट में हाजिर हुए राहुल गांधी। कोर्ट में राहुल गांधी ने बार बार ये बात दोहराई कि उन्हें कुछ मालूम नहीं है। सूरत की सेशंस कोर्ट में पेशी के लिए आज राहुल गांधी सूरत पहुंचे। यहां 2019 में दर्ज एक मामले की सुनवाई थी, जिसमें राहुल गांधी पर मोदी सरनेम का अपमान करने का आरोप लगाया गया है। सूरत पश्चिम से बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई थी कि राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव के दौरान मोदी सरनेम का अपमान किया। इस मामले में 10 अक्टूबर 2019 को राहुल गांधी कोर्ट में पेश हो चुके हैं। आज सुनवाई में राहुल गांधी ने बार बार ये बात दोहराई कि उन्होंने भाषण में क्या कहा। ये बात उन्हें अब याद नहीं। इस मामले की सुनवाई 12 जुलाई तक टल गई है। नवी मुंबई एयरपोर्ट के नाम पर बीजेपी और शिवसेना के बीच तनातनी बढ़ी। नवी मुंबई में आज स्थानीय लोगों के साथ साथ बीजेपी ने एक बड़ा प्रदर्शन किया। सड़क पर भारी भीड़ है और सबके हाथों में विरोध जताने के लिए सफेद और लाल रंग के पोस्टर और झंडे। अब देखिए, ये भीड़ रेल की पटरी पर दौड़ने लगी। तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के नवी मुंबई की और ये लोग यहाँ बन रहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम की मांग पर प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल इस नए एयरपोर्ट का नाम स्थानीय लोग और भारतीय जनता पार्टी दिनकर बाबू पाटिल के नाम पर रखना चाहती है। डीबी पाटिल किसानों के बड़े नेता थे। शिवसेना भी उन्होंने ज्वाइन की थी, जबकि शिवसेना एयरपोर्ट का नाम शिवसेना के संस्थापक और दिवंगत नेता बाल ठाकरे के नाम समर्पित करने पर अड़ी है। इसलिए यहाँ बीजेपी और शिवसेना के बीच ठनी है। इस मुद्दे पर आज स्थानीय लोग, बीजेपी और कुछ संगठनों ने प्रदर्शन किया। नवी मुंबई एयरपोर्ट बनकर तैयार होने में अभी 2 साल का वक्त है, लेकिन इसको लेकर सभी दलों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं खूब उड़ान भर रही हैं। पूरे देश के 12वीं के छात्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट से आई बड़ी खबर। कोर्ट ने सभी राज्यों के शिक्षा बोर्ड से कहा 10 दिन में तैयार करें रिजल्ट का फॉर्मूला। सुप्रीम कोर्ट ने आज देश के सभी राज्यों के परीक्षा बोर्ड को बड़ा आदेश दिया। कोर्ट ने सभी राज्य शिक्षा बोर्डों को कहा है कि वो 31 जुलाई तक 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित करें। रिजल्ट घोषित करने के लिए कोर्ट ने राज्य बोर्डों को 10 दिन में इंटरनल असेसमेंट स्कीम तैयार करने के लिए कहा है। इससे पहले सीबीएसई बोर्ड 12वीं के रिजल्ट की प्रक्रिया की घोषणा कर चुका है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी मंजूरी दे दी है। सीबीएसई के रिजल्ट भी 31 जुलाई तक आने हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।